जय हिंद। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। आज मैं ये एपिसोड क्योंकि मैं अलीगढ़ की बात कर रही हूँ, स्पेशली हिजाब में मैंने सोचा बनाने के लिए, क्योंकि हिजाब को लेकर बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत खराब मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स से और अपने व्यूअर्स से ये बात बताऊंगी कि ये तो हमारा भारतीय कल्चर है। आप जीजा माता को देख लीजिए, उनके सर पे चुन्नी होती थी, हमेशा आंचल होता था उनके सर पे। और आप झांसी की रानी को देख लीजिए, उनके सर पे हमेशा साड़ी का पल्लू हुआ करता था। आप रानी जोधाबाई को देख लीजिए, राजपूतानी थी वो, उनके सर पे हमेशा पल्लू होता था। आप और भी जो रानियां हैं हमारे राजपूताने की, उन सबको देख लीजिए, वो बिना पल्लू सर पे रखे घर से बाहर नहीं निकलती थी। और उनका तो इतना बड़ा घूंघट होता था अगर वो सड़क पे निकला करती थी। और जब सवारी निकलती थी राजकुमारियों की, तो जो आम जनता है उनको घर में रहने का अनाउंसमेंट किया जाता था। और अगर हम बात करें सिख धर्म की, तो बिना सर पे चुन्नी रखे आप गुरुद्वारे में एंटर नहीं हो सकते। ये हमारे कंट्री का कल्चर है। आप अगर बात करेंगे क्रिश्चियन मजहब की, ईसाई मजहब की, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो नन्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो सेल्फ कंट्रोल में उनका बहुत हाई लेवल का पेशेंस होता है, वो उनके भी सर ढके हुए होते हैं। आप मदर टेरेसा को देख लीजिए, उनको सेंट की उपाधि मिली है, उनका सर ढका होता है। तो इस तरह से सर ढकने की जो परंपरा है वो हमारा भारतीय कल्चर है, वो किसी एक मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। और हिजाब करने वाली जो लड़कियां होती हैं वो खुद को सेल्फ कंट्रोल्ड वे में रखती हैं और सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में रखती हैं, क्योंकि हर मजहब में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब सर ढका होता है तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो इससे किसी मजहब का रिलेशन नहीं है, इससे रिलेशन है सेल्फ कंट्रोल का। और हर मजहब में ये सिखाया गया है। हम जब धीरे धीरे मॉडर्न होने लगते हैं तो हम अपने अटायर थोड़ा चेंज कर देते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका सर नहीं ढका हो तब भी वो सेल्फ कंट्रोल में रहती हैं। तो ये सब चीजें जो है उनको मजहब से जोड़ करके आपस में ग्लिचेस पैदा मत कीजिए। इनको बस एक दूसरे को समझने का जरिया बनाइए कि अगर किसी ने सर ढका हुआ है तो वो बहुत रिलीजियस होगी इसलिए उसने ढका है। अगर सिख धर्म में बोला जाता है कि सर पे दुपट्टा रख के ही अमृतसर में आप एंटर कर सकते हैं, सबको अगर चुन्नी नहीं होती तो वो रुमाल दे दिया करते हैं कि आप ढक करके जाइए सर। तो ये तहजीब का एक दायरा होता है अगर हम इस तरह से सर ढके होते हैं तो। इसको हम अगर अलग तरीके से देखेंगे, जैसा कि मीडिया में फैलाया जा रहा है, कौन फैला रहा है, कौन सी मीडिया फैला रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सब पता है। एक्सपोजर मीडिया से बच्चों का बहुत है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को एक गाइडलाइन दूंगी कि आप मीडिया में जो भी देखें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि मीडिया बहुत बार अच्छी चीजें भी दिखाती है, सही गाइडेंस भी करती है, तो कई बार वो मिसगाइड भी कर देती है। आपको एजुकेशन इसीलिए दी जाती है ताकि आप समझ पाएं कि क्या चीज सही हो रही है और क्या चीज हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरे वाली बात है। अगर मीडिया के भड़काने पे और उसके प्रचार से हम सारी बातें अपनी लाइफ में उतारने लगेंगे तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन का जो टारगेट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए, सीखने के लिए लाइफ स्किल्स जो आपको एज एन इंडियन बहुत एनरिच बनाएगी और बहुत पावरफुल बनाएगी, जहां पे आप किसी भी पर्सनल स्टीरियोटाइप या पर्सनल थॉट को फॉलो करके हमेशा अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। जो भी बुरा कर रहा है हमारे देश के लिए वो सारी चीजों को आप समझ जाएंगे और उस पर नहीं चलने की एक ओथ लेंगे। क्योंकि इतने सालों से हमने देखा है कि मीडिया बातों को तोड़ मरोड़ के हमारे बीच नफरत फैला देती है, हम आसानी से समझ जाते हैं चीजें। उस बैरियर को तोड़ना है हमें
मेरे चैनल का मकसद है इंडिया रॉक्स 2023 कि मैं इंडिया के सारे कल्चर को की तारीफ आपके सामने लेकर आऊं और किस तरह से ये हमारी कंट्री का एसेट है ये प्रूव करके दिखाऊं मैं आपको अपनी कहानियों के भी जरिए और प्रैक्टिकल इवेंट्स के भी जरिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 11, जिसमें शाकिर सर की नीट कोचिंग है डिग्गी रोड पे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बच्चों को उनके ख्वाब पूरे करने में मदद करती है, एज एन एजुकेटर मैं उनको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। तो मैंने गूगल से निकाला है ये नाम, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टीज होती हैं वो बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही सेल्फलेस सर्विस देने वाली होती है। अब आप कहेंगे वो लोग फी तो लेते ही हैं, क्या आपको सच में लगता है जितनी मेहनत टीचर्स करते हैं आपकी दी हुई फी उनकी मेहनत को जस्टिफाई कर देती है? मुझे एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले टीचर्स की सैलरी हमेशा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करने वाले टीचर्स से कम होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत लगन और बहुत मेहनत से बच्चों को आगे बढ़ाने में जुड़े रहते हैं। तो मेरे इस सवाल को सोचिएगा जरूर। मैं आगे बढ़ती हूँ। इस कोचिंग में बहुत सारे सेल्फलेस एफर्ट लेने वाले टीचर हैं जो शाकिर सर की टीम लीडरशिप में काम कर रहे हैं बच्चों को उनके डॉक्टर बनने के गोल्स तक पहुंचाने के लिए। आप देखिए, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 35 तक बच्चे होते हैं, लेकिन क्या हर 35 बच्चा नीट में एक ही रैंकिंग लाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे की इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। पढ़ाने का तरीका एक होता है सब टीचर्स का इंस्टीट्यूट में, लेकिन वहां पे कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा सेकंड आता है, कोई बच्चा थर्ड आता है, कोई बच्चा फोर्थ आता है, कोई बच्चा नहीं कुछ रैंक ला पाता है तो वो अगले साल प्रिपेयर करता है। तो ये किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि ये जो प्रिपरेशन होती है वो बच्चों की टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और गोल तक पहुंचने में पर्टिकुलर बच्चा कितना टाइम लेता है ये बताता है। इस तरह की कोई भी कंपटीशन बच्चे की कैपेबिलिटीज को जज नहीं करते हैं। चूंकि हर कंट्री में आप देखिएगा स्टूडेंट्स अगर ज्यादा हैं और इंस्टीट्यूट्स कम हैं, तो इस तरह के एग्जाम की जो टफ होने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा हार्श हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूट्स जितने हैं हम उतने ही एडमिशंस ले सकते हैं। यहाँ पे एक ये भी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू द ऑलमाइटी दैट हमारे कंट्री में अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो किसी भी बच्चे के डॉक्टर बनने के ख्वाब पे कोई धुंध नहीं लगती। बच्चा बन जाता है जिसको पैशन होता है व्हाइट एप्रन अपनी बॉडी में देखने का, जिसको पैशन होता है ह्यूमन एनाटॉमी को समझने का, जिसको पैशन होता है ऑपरेशन थिएटर में एंटर करके मरीज को हेल्प करने का, जिंदगी और मौत से के बीच से निकालने का। तो इस तरह से जो बच्चे बहुत हार्डवर्क करते हैं, सर्जरी को समझना चाहते हैं, मेडिसिन में जाना चाहते हैं, वो सब बच्चे बहुत मेहनत करके 1 साल में नहीं तो 2 साल में, 2 साल में नहीं तो 3 साल में जरूर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इस एग्जाम को। और इसलिए शाकिर सर की टीम बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप के साथ हेल्प कर रही होती है। डॉक्टर जब हम बनते हैं तो हम इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। वो बच्चे जो बहुत चीजों को बहुत ही काम तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स को, खास करके चीज नहीं कहूंगी मैं, प्रॉब्लम, क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसके पास मेडिकल प्रॉब्लम्स ही आती हैं और वो सॉल्वर होता है मेडिकल प्रॉब्लम्स का। तो जो बच्चे प्रॉब्लम्स आने से घबराते नहीं है वो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, जिनका कंपैशन लेवल बहुत हाई होता है, जो किसी भी मजहब में भेदभाव नहीं करते, पेशेंट को एज अ सफरर देखते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमें इन्हें बाहर निकालना है। तो ये सब ट्रेड्स होते हैं एक डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के, जो पेशेंट को बहुत ही काम होकर हैंडल करता है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है
बहुत सारे डायग्नोस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू, और फिर सही मेडिकेशन और सही ट्रीटमेंट उसको अप्लाई करनी होती है। तो ये सब बेसिक ट्रेट्स होते हैं एक डॉक्टर बनने के पीछे उन बच्चों के अंदर जो नीट में बैठते हैं। उसके पेरेंट्स को ये सब पता था कि वरीशा बहुत ही काम नेचर की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी बहुत हाई है, कंपैशनेट भी वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने उसका एडमिशन शाकिर सर की नीट कोचिंग में करा दिया था, और वो कोचिंग उसको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रही थी, और साथ में वो भी बहुत सिंसियरिटी से प्रिपरेशन कर रही थी अपने कंपटीशन को क्रैक करने की। और बहुत अच्छी फी, हैंडसम अमाउंट जिसे कहते हैं, वो पे कर रहे थे पेरेंट्स अपने बच्चे के ख्वाब को पूरा करने के लिए। और मेंटर्स जो थे कोचिंग में, वो भी उनको बिल्कुल उस पैसे के हिसाब से बहुत मेहनत से उनको हेल्प कर रहे थे, ताकि वो पैसा जायज हक की कमाई कहलाए इस तरह से। और बच्चों को टाइम टू टाइम वो क्वेश्चन सीरीज और प्रैक्टिस सीरीज करा करके उनको अपने डिसाइडेड प्रोफेशनल गोल की तरफ बढ़ने के लिए, पहला कदम बढ़ाने के लिए वो मदद कर रहे थे, और उनको मदद कर रहे थे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा टॉप मोस्ट कॉलेज होता है उतना ज्यादा फी वहां पे कम होती है। तो जो पैसा यहाँ पे कोचिंग में लग रहा है, आगे चल के एडमिशन के जरिए वो कम हो जाएगा, वहां पे ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ती है फिर। और इस तरह से फाइनली वो दिन आ जाता है जब नीट का एग्जाम होता है। ये जुलाई का मंथ होता है, और संस्कार इंटरनेशनल स्कूल इलाहाबाद में वरीशा का सेंटर पड़ता है। वो अपने 4 दोस्तों के साथ, जो उसके साथ प्रिपरेशन कर रही थी नीट की, उनके साथ आती है अपने पापा की गार्जियनशिप में। सब सारे फ्रेंड्स सेम एग्जामिनेशन सेंटर मिला था। क्यों? क्योंकि उनके नेम जो थे वो सबके सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे थे, W से, और उन्होंने फॉर्म भी साथ में फिल किया था। तो फॉर्म नंबर्स होते हैं और अल्फाबेट नंबर्स, उनके बेसिस पे सेंटर्स अलॉट होते हैं। तो सबको एक ही जगह का सेंटर मिल गया था। तो सैयद ने 2 दिन की कैजुअल लीव ली थी अपने डिपार्टमेंट से बच्चियों को गार्डियनशिप देने के लिए। और चूंकि ये सारी बच्चियां एज ए फैमिली फ्रेंड थी, तो सबके मम्मी पापा एक दूसरे को जानते थे और सबको एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा भी था। तो सैयद को उन लोगों ने वॉलंटियरशिप दे दी इस एग्जाम में बच्चों को अकम्पनी करने के लिए। और एग्जाम 17 जुलाई को था, दिन था संडे, और वो इलाहाबाद जाते हैं सैयद के साथ, ये चारों बच्चे, महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से। और ये वो सब 16 जुलाई को 8:40 शाम में रात में पहुंच जाते हैं इलाहाबाद। सैयद ने प्री बुक कराया था होटल का रूम makemytrip.com के जरिए, और डायरेक्टली इसीलिए वो होटल ही चले गए। उन्हें फिर कुछ ढूंढना नहीं पड़ा कि कहाँ रहना है या क्या करना है, सब प्री बुक है। आजकल बहुत फैसिलिटी है इंटरनेट पे। तो पोलो मैक्स नाम का एक होटल है, वहां पे ये लोग जाते हैं, वहां पे फ्रेश होते हैं, डिनर करते हैं। सैयद अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और उनकी एक डेली रूटीन है, दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, तो उसको फॉलो करते हुए उनको सोना जरूरी होता है वक्त पे। और ये चारों लड़कियां अपने 2 रूम्स में चली जाती हैं, एक रूम 1 रूम डिवाइडेड बाई 2 ऐसा उन्होंने बुक किया था। तो टोटल 3 कमरे उन्होंने बुक किए थे। तो बाकी 4 लड़कियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वो लोग भी खाना खा करके सो जाते हैं, और सुबह जल्दी उठते हैं, अपने अपने प्रेयर करते हैं। और बहुत उन्होंने पॉइंटर्स बना के जो रखे थे, उसका क्विक लुक वो एक बार देखते हैं, रिकैप जिसे बच्चे करते हैं। और वो उन्होंने सिर्फ उन डिफिकल्ट टॉपिक्स का बना रखा था जो जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। बाकी तो जो इजी टॉपिक्स होते हैं वो पूरा प्रिपेयर करके आई थी। तो इन सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स के पॉइंटर्स ही ये रिवाइज करती हैं। और फिर सारे बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं सैयद के साथ और रेडी हो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जाने के लिए। ये एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाते हैं और वापस जब आते हैं तो उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान होती है, हैप्पी फेसेस के साथ आते हैं। तो जब सैयद इन लोगों को खुश देखते हैं तो समझ जाते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया है और बच्चियों ने बहुत मेहनत से जो तैयारी की थी उसको बहुत अच्छे से पेपर पे उतारा भी है।
और इसलिए वो कहते हैं कि चलो अब तुम लोगों की पसंद की आइसक्रीम खिला देते हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस लगता है बहुत अच्छी हुई है और इसको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत हार्डवर्क करते हैं, तो एग्जाम के बाद ये ट्रीट मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए बनती है। लड़कियां भी बहुत स्माइल करती हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उनको जेस्चर्स से बताती हैं सैयद को कि हाँ एग्जाम अच्छा हुआ है। ये सब बच्चियां आइसक्रीम खाने जाती हैं और वहां से होटल को वापस चली जाती हैं। रात में वो डिनर लेते हैं और रात की ट्रेन होती है तो होटल से चेकआउट करते हैं। पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पे आती है 9:40 पे और जो इनको लेती है वहां से इलाहाबाद से पिकअप करती है और अलीगढ़ ये सुबह 3:38 पे पहुंच जाते हैं। सैयद को अगले ही दिन सेम दिन 3:38 को सैयद पहुंचते हैं और 8 बजे उन्हें डिपार्टमेंट ज्वाइन करना होता है। इसलिए ये इन्होंने इस तरह की टिकट बुक की थी ताकि आराम से ये 1-2 घंटे की नींद लेने के बाद डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सके। और ये सारी चीजें एक अच्छे गार्डियन के अंडर में होने से बच्चे सेफली एग्जाम दे करके सेफली अपने घर पहुंच जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव लिविंग इन इंडिया। हमारे जो फ्रेंड्स हैं अगर वो क्लब करते हैं इन सब सोशल वर्क के लिए और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और वेल बिहेव्ड होते हैं एज अ गार्डियन, तो बहुत सारे गार्जियन का काम आसान भी हो जाता है। और इस तरह के एग्जाम्स के लिए फिर सारे गार्जियन को इंडिविजुअली अपने बच्चों के लिए जाना नहीं पड़ता। तो इतना सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियनशिप के अंदर होनी चाहिए कि जिस तरह से मेरी बच्ची की सेफ्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे दोस्त की बच्ची की भी सेफ्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एजुकेटेड इंडिया शो कर रहा है अपने बिहेवियर से कि इस तरह से इंडियन पॉपुलेशन को एजुकेट करके किस तरह से कोलैबोरेशन के जरिए हम बहुत यूजफुली और पॉजिटिवली भारत को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। और ये लेसन यहीं पे खत्म होता है और इस लेसन का टेक अवे है कि कम्युनिकेशन और डिवोटेड वर्क, ये दो चीजें हर प्रॉब्लमेटिक ताले को खोलने की चाबी होती हैं एजुकेशन जर्नी के दौरान बच्चों की लाइफ में। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है, आप तुरंत हाथ उठा करके क्वेरी पूछ लिया कीजिए क्लास में। मेरे पापा एक टीचर थे, पीसीएस के एस्पिरेंट्स को मैथ्स पढ़ाया करते थे और वो हमेशा कहते थे कि वो टीचर की ही जॉब में वो जाना चाहते थे, लेकिन टीचर की सैलरी उस टाइम भी कम थी और उनके सर पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। तो उन्होंने स्विच किया, रेलवे की जॉब में वो चले गए और वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि तुम्हें क्या बनना है। तो मैं कहती थी जब मुझे टीचर बनना है, तो हमेशा कहते थे कि